हर चीज़ जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जैसे हवा, पानी, टेबल, पेन, ग्लास, यानी सब कुछ ये देखा जाता है बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इन पार्टिकल्स को कहा जाता है मॉलिक्यूल। आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं मॉलिक्यूल के मास को यानी मॉलिक्यूलर मास को सरल भाषा में समझेंगे। इसके साथ-साथ देखा जाता है ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, यानी मॉलिक्यूल भी छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इन पार्टिकल्स को कहा जाता है एटम्स। अब एक मॉलिक्यूल के टोटल मास में हर टाइप के एटम का कितना मास है परसेंटेज में, ये निकालना कहा जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। इस परसेंटेज कंपोजिशन को भी आज के लेक्चर में हम निकालना सीखेंगे। यानी सीधी सी भाषा में मैं आपसे कहूं, आज के लेक्चर में हम दो बातें मॉलिक्यूलर मास एंड परसेंटेज कंपोजिशन विद नीट पीवाईक्यू पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास को। इस मॉलिक्यूलर मास की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये देखा जाता है अब से 1500 करोड़ साल पहले एक ब्लास्ट होता है जिसको कहा जाता है बिग बैंग, और देखा जाता है इस ब्लास्ट में यानी इस बिग बैंग में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, जिनमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिन पर पॉजिटिव चार्ज था, इन पार्टिकल्स को कहा गया प्रोटॉन। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिन पर नेगेटिव चार्ज था, इनको कहा गया इलेक्ट्रॉन्स। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जिन पर जीरो चार्ज था, इनको कहा गया न्यूट्रॉन्स। और इसके साथ साथ कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे, समटाइम दे कैन हैव पॉजिटिव चार्ज, समटाइम दे कैन हैव नेगेटिव चार्ज, और समटाइम दे कैन हैव जीरो चार्ज। इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया मिशोन। शॉर्ट फॉर्म में एन से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब यहां पर एक थ्योरी आती है जिसको कहा जाता है क्वांटम थ्योरी। वो क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमेशा अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। आईएनसी का मतलब इंक्रीज। केवल पार्टिकल्स ही अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं करना चाहते, आप भी तो अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं। यहाँ पर क्वांटम थ्योरी कहती है कि किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए अपनी एनर्जी डिक्रीज करना होता है। क्वांटम थ्योरी ये भी कहती है कि कोई पार्टिकल्स अपनी एनर्जी कैसे डिक्रीज कर सकता है। इसके लिए क्वांटम थ्योरी कहती है कि कोई भी पार्टिकल यदि किसी भी टाइप के अट्रैक्शन में जाकर इन्वॉल्व हो जाता है तो उससे उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है और उससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, इन पार्टिकल्स में से कुछ प्रोटॉन, कुछ न्यूट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन एंड कुछ मिशॉन आपस में मिलते हैं और मिलकर एक गोल घर में, इस तरह के गोल घर में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मिशॉन एक साथ जाकर कुछ इस तरीके से रहने लगते हैं ताकि इनके बीच में अट्रैक्शन लगने लगे। अट्रैक्शन लगा है तो इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी और इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड मिशॉन इस गोल घर में खुशी खुशी के साथ जाकर रहने लगेंगे। यहाँ पर इस गोल घर को नाम दिया जाता है एटम। अब क्वांटम थ्योरी ये कहती है क्योंकि एटम्स भी एक छोटा सा पार्टिकल होता है, तो ये एटम्स भी अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करना चाहता है। यदि इसको अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो डेफिनेटली इसको अपनी एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। एनर्जी डिक्रीज करने का एक ही तरीका है, यानी इस एटम को भी किसी ना किसी टाइप के अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब इसके लिए एटम करते क्या हैं? देखा जाता है कभी कभी दो या दो से ज़्यादा एटम पास पास आते हैं और पास पास आकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और ये चिपकने का प्रोसेस इनका कुछ ऐसा होता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन लगने लगता है। मान लीजिए 3 एटम आपस में आकर चिपक जाते हैं, इस तरीके से चिपकते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्शन लगने लगे। अट्रैक्शन लगाया तो इनकी एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और ये तीनों के तीनों एटम्स यहाँ पर चिपक कर खुशी खुशी के साथ रहने लगेंगे। अब ये 3 एटम का जो यहाँ पर ग्रुप बना है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब ये जो अट्रैक्शन इनके बीच में होता है, इस अट्रैक्शन को ध्यान रखिएगा, कभी कभी केमिकल बॉन्ड भी कहा जा सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो 3 एटम्स है, इन तीनों एटम्स में से लेट सपोज 2 एटम हाइड्रोजन एटम है और एक सल्फर एटम है। अब इस मॉलिक्यूल के पास जितने भी एटम्स हैं, उन सभी एटम के सिंबल को यदि आप कंबाइन करके आप राइट कर देते हैं, हाइड्रोजन है कितना है 2, इसको यहाँ पर इसके सबस्क्रिप्ट में मेंशन कर दीजिए, और सल्फर एटम एक ही है। अब ये जो H2S बनता है, इस H2S को कहा जाता है मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला। केमिस्ट्री में हर एक मॉलिक्यूल को आगे चलकर इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, तो आप याद रखिएगा। इस बात को मैं एक एग्जांपल लेकर और समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में हमने देखा 2 कार्बन एटम्स हैं, 6 हाइड्रोजन एटम एंड एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6 एंड ऑक्सीजन कितना है 1 को लिखा नहीं करते हैं। अब आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को आपको लेना है और लेकर एक बैलेंस पर आपको इसको रख लेना है। दिस इज द बैलेंस। इस बैलेंस पर इस मॉलिक्यूल को आपको रखना है और रखने के बाद इस मॉलिक्यूल के मास को आपको मेज़र कर लेना है। लेकिन मेज़र करने के लिए यहाँ पर जो यूनिट आप यूज़ करेंगे वो ग्राम नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूनिट यूज़ करेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। मास को मेज़र करने के लिए ग्राम के साथ साथ एक दूसरी यूनिट और होती है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में AMU। इसको आप यूज़ करेंगे। मान लीजिए यदि आपने इस मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में मेज़र भी कर लिया है तो इस रिलेशन से आप उसको AMU में कन्वर्ट कर लेंगे। 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। इस रिलेशनशिप से आप उसको AMU में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का जो मास आया है AMU में, इसी मास को आप कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इन AMU। अब किसी भी मॉलिक्यूल के मास को आप चाहें तो डायरेक्टली AMU में भी मेज़र कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारी बैलेंस यहाँ पर यूज़ होती है उसको कहा जाता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। यदि आप किसी भी IITs में जाते हैं तो जनरली हर एक IITs के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी ऑब्जर्वेशन मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि आपको पता है हर एक मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है, तो यदि आप इन सभी एटम के मास को AMU में लेकर उन सभी को आप ऐड कर देते हैं तो उसके बाद भी यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का मास AMU में आ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ किसी भी एटम के मास को यदि आपने AMU में लिया है, यानी किसी भी एटम का मास आपने AMU में मेज़र किया है, तो उस एटम के मास को आप कहते हैं एटॉमिक मास। तो यानी मैं सीधी सी भाषा में ये भी कह सकता हूँ इन सभी एटम के एटॉमिक मास यानी मास ऑफ दिस एटम इन AMU में लें और उसका आप सम कर दें तो तब भी यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का मास AMU में आ जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। यानी रिलेशन आपका ये बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास will be is equal to sum of atomic mass of all atom। इसको मैं एक एग्जांपल लेकर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है which have 2 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। और इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का मास इन AMU यानी एटॉमिक मास है 12 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU एंड ऑक्सीजन का 16 AMU। ये डाटा जनरली आपको दिया जाता है। एक बात चीज़ और याद रखिएगा, जनरली किसी का मास AMU में होता है तो AMU को वहाँ पर कहने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली आप मेंशन करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको करना क्या है, इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है AMU में, तो इन सभी एटम का जो मास है AMU में उसको आपको ऐड करना है। कार्बन के यहाँ पर 2 एटम है, 2 एटम है, एक एटम का मास कितना है 12, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 × 12। हाइड्रोजन के यहाँ पर 6 एटम है, एक एटम का मास है 1, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 × 1। और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है और एक एटम का मास होता है 16 AMU। अब यदि इन सभी मासेस को आप ऐड कर देते हैं तो जो बनेगा वो बनेगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल, यानी इट विल बी 24 6 + 16 इट विल बी 46 AMU। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये आने वाले लेक्चर में बार बार यूज़ होगा। यदि आप यहाँ पर देखें इस मॉलिक्यूल का मास है, टोटल मास है 46 AMU। इस 46 AMU में 24 AMU मास कार्बन का है, 6 AMU मास हाइड्रोजन का है एंड 16 AMU मास ऑक्सीजन का है। यानी इस मॉलिक्यूल के टोटल मास 46 में बाकी एटम का कितना कितना मास है प्रेजेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप परसेंटेज कंपोजिशन जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है, कभी कभी
जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल का मास एमयू में तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन उस एमयू के मास को आपको कभी कभी ग्राम में भी कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है। और जनरली इस तरह के क्वेश्चन नीट में 1 या 2 बार पूछे गए हैं। तो यदि ये जो एमयू में मास है इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रिलेशन आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, अभी भी लिख देता हूँ। 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस रिलेशनशिप को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी मॉलिक्यूल का मास यदि ग्राम में मैं आपसे जानना चाहता हूँ तो इट विल बी 46 मल्टीप्लाई 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जैसे नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, उसने कहा था एक मॉलिक्यूल है C60H122, इस मॉलिक्यूल का आपको मास बताना है ग्राम में। तो हमें पता है मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का मास यहाँ पर कितना है, कार्बन का मास कितना होगा, कार्बन एटम 60 है, एक का मास कितना होता है 12, तो 60 का कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 12। हाइड्रोजन एटम कितना है 122, एक का मास कितना होता है 1, तो इन सभी को आप ऐड कर देंगे तो इट विल बी 720 प्लस 122, इट विल बी 842 AMU। यानी यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है इस मॉलिक्यूल का मास AMU में यानी मोलर मास कितना है 1892। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है 842 मल्टीप्लाई बाय 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट में जो ऑलरेडी मैंने पहले रिपीट किया था उसको फिर से मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखें, इस मॉलिक्यूल का मास कितना है 842 AMU है। इस 842 AMU मास में से 720 मास किसका है, कार्बन का है, एंड 122 मास किसका है, हाइड्रोजन का है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो परसेंटेज कंपोजिशन भी आप काफ़ी जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन पर। अब ये मास परसेंटेज होता क्या है, इसको समझने के लिए आपको करना क्या है, आपको मॉलिक्यूल का टोटल मास लेना है जिसको आप मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और उस मॉलिक्यूलर मास में आपको देखना है हर टाइप के एटम का कितना मास प्रेजेंट है परसेंट में। जब आप ये निकाल रहे होते हैं हर टाइप के एटम्स के लिए तो आप वहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन को निकाल रहे होते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2O का ही हम एग्जांपल लेते हैं। इस H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में आप मुझे बताइए हाइड्रोजन का कितना मास प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन का मास है 1 AMU, 2 का कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 AMU। आप मुझे बताइए इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का, इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का कितना मास प्रेजेंट है 16। अब यदि आप इन दोनों का सम आप कर देते हैं तो जो आएगा इस मॉलिक्यूल का टोटल मास यानी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा AMU में, यानी 2 प्लस 16 इट विल बी 18 AMU। AMU को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब आप देखिए इस मॉलिक्यूल के टोटल मास, इस मॉलिक्यूल का टोटल मास है 18, ठीक है। टोटल मास में 2 AMU मास है हाइड्रोजन का एंड 16 AMU मास है ऑक्सीजन का। ये तो आपको पता है, लेकिन ये आपको चाहिए परसेंटेज में। अब इसका परसेंटेज निकालना तो बड़ा इजी है। आपको यदि परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि नहीं, 2 चीज़ों का परसेंटेज आपको निकालना है, परसेंटेज ऑफ एनी एटम आपको निकालना है। तो आप वहां पर टोटल मास लेंगे, टोटल मास का मतलब मॉलिक्यूलर मास आप लेंगे, और उस एटम का उस मॉलिक्यूलर मास में जितना भी वेट प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट है, उसको आप लेंगे, यानी मास ऑफ दैट एटम वो लेंगे और 100 से आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल सा रिलेशन है। अब यदि यहीं पर मैं आपसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपसे पूछता हूं तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर टोटल मास कितना है 18, हाइड्रोजन का इस टोटल 18 में हाइड्रोजन का मास कितना है 2 मल्टीप्लाई बाई 100। यदि आप इसको सोल्व करेंगे इट विल बी 11.11। ऐसे ही यदि मैं आपसे पूछता हूँ मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, कार्बन का मास कितना है 16 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 18 मल्टीप्लाई बाई 100, इट विल बी 88.8
49%। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो परसेंटेज कंपोजिशन नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन का यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से हम आने वाले टॉपिक में एम्पिरिकल फॉर्मूले को फाइंड आउट करना सीखेंगे। लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन से अभी तक नीट में एक ही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। उसमें पूछा गया था, ये 4 कंपाउंड्स दिए गए थे और पूछा गया था इन चारों के चारों कंपाउंड्स में से किस कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज हाईएस्ट है। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, इसीलिए मैंने इसको पहले से ही यहाँ पर करके रखा हुआ है। ये हमारा कंपाउंड है। इस कंपाउंड में इन सभी एटम्स के एटॉमिक मास को यदि आप ऐड कर देते हैं तो आता है 114, यानी इस मॉलिक्यूल का टोटल मास है 114 AMU। इस 114 AMU में नाइट्रोजन का मास है 14 AMU, हाइड्रोजन का इतना, सल्फर का इतना। ये अब नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है आपका, तो आपको पता है नाइट्रोजन का मास कितना है। इस मास में 14 डिवाइडेड बाय टोटल मास 114 मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जैक्टली ऐसे ही नेक्स्ट कंपाउंड इज यूरिया। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, जनरली सभी नॉन कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो यूरिया में ही होता है, जो कि 46% होता है। इसमें भी आप एग्जैक्टली कैलकुलेशन करें। नाइट्रोजन का मास, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम है, 1 इज हियर 1 इज हियर, तो 2 का 1 का 14 होता है, 1 का 14 होता है, लिख देता हूँ। नाइट्रोजन का एक एटम का 14 होता है, 2 का 18 हो जाएगा। इसी तरीके से इस टोटल मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे 16, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे, ये आएगा। इसके बाद कंपाउंड सी में यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस तरीके से इट विल बी 33, एंड नेक्स्ट कंपाउंड में अमोनियम नाइट्रेट में यदि आप निकालना चाहते हैं तो इट विल बी 35। तो इन सभी में केवल यूरिया, दैट मीन्स दिस कंपाउंड ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, इट इज़ 46%। आपको याद भी रखना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज 46% होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। आज के लेक्चर्स में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूले से जनरली नीट में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।